चलो, यस, गुड आफ्टरनून। बाप रे, इतने ढिले क्यों, क्या हो गया? थोड़ा सा जोश। गुड आफ्टरनून। तुम लोगों ने मैनिफेस्टेशन वर्ड सुना है क्या? मैनिफेस्टेशन, इंस्टा पे वगैरह सुना होगा तो सुना होगा। व्हाट इज मैनिफेस्टेशन? क्या 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 क्या? यस, प्रवेश प्रवेश प्रवेश। थोड़ी वो बैग्स को नीचे रखो ना, और तुम थोड़ी दूरियां बनाओ ना। यस, मैनिफेस्टेशन है ना। पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन किसको बोलते हैं? कि जो पॉजिटिव एनर्जी अपन बोलते हैं ना, कि अपन को जो चाहिए वो बोलते रहो। बहुत बार लोग बोलते हैं कि निगेटिव वाइब्स मत दो, या फिर पॉजिटिव ही बोलो, जैसे बोलते हो वैसे ही होता है। अगर किसी ने सीक्रेट बुक या फिर मूवी देखी होगी तो उसमें उन्होंने पूरा वही बोला हुआ है कि पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन या पावर ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। इसके लिए ना हम, मतलब मैं इंटर के बच्चों से भी है ना आती ही 2 स्टेटमेंट्स बुलवाती हूँ। अपन फाउंडेशन में भी वही करेंगे। लेक्चर स्टार्ट होने के पहले 2 तुम्हें स्टेटमेंट्स बोलने हैं। पहला, आई विल एक्सेल इन सीए फाउंडेशन। एक्सेल करना मतलब क्या? बेस्ट, जो भी बेस्ट है तुम्हारा वो देना है। सो आई विल एक्सेल इन सीए फाउंडेशन एंड आई विल गिव माई 200%। क्योंकि सिर्फ एक्सेल तभी कर पाओगे ऑब्वियसली जब मेहनत करोगे। तो ये आते ही रोज अपन 2 स्टेटमेंट रोज बोलेंगे लॉ के लेक्चर के पहले, ताकि वो जो एक मैनिफेस्टेशन का पावर रहता है वो बराबर वर्कआउट करता है। फिर 1.5 साल बोलोगे तो 200% मार्क्स अच्छी आ जाएंगे, अज्यूमिंग कि तुम लोग मेहनत भी करोगे। यस, चलो, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? आई विल एक्सेल इन सीए फाउंडेशन। और दूसरा, आई विल गिव माई 200%। और ये सिर्फ बोलना नहीं है, ये अपन को करना भी है। यस, कल का पहले रिवाइज करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। कल अपन ने द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 स्टार्ट किया था। इसका यूनिट नंबर 1, यूनिट 1 नंबर 1 का नाम क्या है? उसका नाम नहीं लिखा है मैम, सिर्फ एक्ट का ही नाम लिखा था, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। अभी ये यूनिट में ना कॉन्ट्रैक्ट क्या है यहाँ से समझा के, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है, ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, अग्रीमेंट क्या होता है, सबके बारे में बात की गई है। कल अपन ने ना एक बेसिक देखा था कि ये जो भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये ऑलमोस्ट 150 साल पुराना है। और ये एक्ट अभी मैच्योर्ड है। मैच्योर्ड है मतलब क्या? अभी इसमें अमेंडमेंट्स आ रहे हैं क्या? कोई अमेंडमेंट्स नहीं आ रहे हैं। ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट 1 बेसिक्स के बारे में है, जिसमें अपना यूनिट 1 से लेके कौन से यूनिट तक, यूनिट 6 तक जाता है। और पार्ट 2 जो है वो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में है, जिसमें यूनिट 7 से लेके यूनिट 9 तक जाता है। तुम्हारे सिलेबस में कौन सा है? दोनों ही है। पहले ऐसे था कि पार्ट 1 ही था, बेसिक्स ही था, बट अभी जो पोर्शन चेंज हुआ है उसमें दोनों की दोनों पार्ट्स अपने लिए है, तो अपन को ऐसे इतना फर्क नहीं पड़ता है। फिर अपन ने बेसिक देखा कि सेक्शन पढ़ते कैसे है। तो सेक्शन 2, अभी फॉर एग्जांपल ये अगर तुम्हारे सामने है ये वाला, तो पढ़ोगे कैसे? सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 क्लॉज H सब क्लॉज 4। बट ये तो फॉर एग्जांपल ये सेक्शन 3 रहता तो ऐसे पढ़ लेते, बट जनरली जो डेफिनेशन वाला सेक्शन रहता है तो मैं 2, अगर 2 और ब्रैकेट में H लिखा हुआ है तो ये H को सबसेक्शन पढ़ूं या क्लॉज पढ़ूं? इसको क्लॉज पढ़ना है। सो सेक्शन 2 के लिए स्पेसिफिकली ध्यान में रखना, तुम इसमें सबसेक्शन नहीं डायरेक्टली क्लॉज बोलते हो। फिर अपन आगे गए थे कि तुम्हारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लाया क्यों गया। तो प्रॉब्लम क्या था कि दिन ब दिन बिजनेस, कॉमर्स, ट्रेड बढ़ता जा रहा था। और ये जैसे बिजनेस बढ़ रहा था, लोग, अभी फॉर एग्जांपल मैं नासिक में हूँ, तो पहले के ज़माने में ऐसे था कि मैं नासिक पे ही, गंगापुर रोड पे, कनाडा कॉर्नर पे, आसपास के लोगों से ही कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ। बट ओवर द पीरियड क्या होना चालू हो गया, मैंने दूर दूर के लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चालू कर दिया। अभी दूर का कोई बंदा है और अगर मैं उसको पहचानती नहीं हूँ तो वो बंदे ने मेरे को धोखा देना चालू कर दिया। मैंने उसको गुड्स दे दिए, वो मेरे को पैसे नहीं दे रहा, या फिर उसने मेरे को पैसे दे दिए, मैं उसको गुड्स नहीं दे रही हूँ। तो लोग ऐसे धोखा देने लग गए। इसके लिए इन्होंने क्या बोला, भाई ऐसे लोगों का विश्वास ना उड़ जाए, इसके लिए ये लेके आ गए द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जिसमें गवर्नमेंट ने या अपने लॉ ने बोल दिया कि अगर कोई सामने वाला कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ता है तो तुम क्या कर सकते हो, इसमें पूरा की पूरा दे दिया। फिर अपन आगे गए, कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या। कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन कौन से सेक्शन में दिया हुआ है? सेक्शन 2 क्लॉज H में दिया हुआ है। इसका डेफिनेशन ये बोलता है, एन अग्रीमेंट, क्या आगे, एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्ट। अभी 2 पार्ट है बेसिकली, एक तो एक अग्रीमेंट है और एक है एनफोर्सिएबल बाय लॉ। अग्रीमेंट्स के और 2 पार्ट्स आते हैं आगे, क्या आता है,
ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, मतलब अग्रीमेंट किसको बोलते हैं कि भाई सिर्फ सामने वाला ऑफर ना करे, तो जो सामने वाली पार्टी वो जब उसको हाँ बोल देगी, जब अप्रूवल दे देगी, जब यस बोल देगी, तब वो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस बन के क्या हो जाएगा, एक अग्रीमेंट क्रिएट हो जाएगा। अग्रीमेंट बहुत अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे सोशल अग्रीमेंट हो सकता है और डोमेस्टिक अग्रीमेंट, एक कमर्शियल अग्रीमेंट हो सकता है। सिर्फ अग्रीमेंट रह के उपयोग नहीं है, तो तुम्हें उसके साथ एनफोर्सिएबल बाय लॉ भी लगता है। अभी एनफोर्सिएबल बाय लॉ मतलब क्या, जब तुम्हारा इरादा सामने वाला अगर कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करता है या जो उसने वादा किया था उसको पूरा नहीं करता है, तो उसको कोर्ट ऑफ लॉ में लेके जाने का था, तब उसको बोला जाता है एनफोर्सिएबल बाय लॉ। अगर इसको लॉ के लैंग्वेज में बोलूं तो ये बोलते हैं जब तुम्हारा इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन या लीगल ऑब्लिगेशन होता है, उसको क्या बोला जाता है, एनफोर्सिएबल बाय लॉ। अपन ने कुछ एग्जाम्पल देखे थे। पहला एग्जाम्पल था कि कैटरीना कैफ ने अपने सलमान खान को चाय पे बुलाया, सलमान खान ने हाँ भी बोल दिया, बट अगर सलमान खान नहीं जाता है तो कैटरीना कैफ उस पर केस फाइल कर सकती है क्या, हाँ या ना? ना। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ क्या था, अग्रीमेंट था। अग्रीमेंट में भी कौन सा अग्रीमेंट, सोशल अग्रीमेंट था, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। और जब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तब तक इसको कोर्ट ऑफ लॉ में तुम लेके नहीं जा सकते। फिर अपन ने सेकंड देखा था कि विराट कोहली ने अनुष्का शर्मा को वादा कर दिया कि भाई एनिवर्सरी पे मैं तुझे डायमंड की रिंग दूंगा। अभी ये केस में ये अग्रीमेंट है या कॉन्ट्रैक्ट है? कौन सा अग्रीमेंट? डोमेस्टिक, क्योंकि घर की बात है तो ये डोमेस्टिक अग्रीमेंट हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। और फिर थर्ड एग्जांपल अपन ने अमिताभ बच्चन एंड शाहरुख खान का लिखा था कि अमिताभ बच्चन ने शाहरुख खान को बोला कि 50 लाख में मेरी गाड़ी खरीदेगा क्या, और शाहरुख खान ने हाँ बोल दिया। अगर अमिताभ बच्चन जी गाड़ी दे देते हैं बट शाहरुख खान पैसे नहीं देता है, तो मुझे बोलो केस फाइल हो सकती है क्या? हाँ, यस। ये सिर्फ अग्रीमेंट ही नहीं है, तो ये क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट है, तो केस फाइल हो सकता है। ये अपन ने देखा था। अभी है ना, मैं तुम्हें तुम्हारा मॉड्यूल ओपन करके दिखाती हूँ। अभी अपनी जो अभी बैच चल रही है ऑन गोइंग, मतलब तुम्हारी सीनियर्स की बैच, इसमें से हम मॉड्यूल में से ही पढ़ते हैं, क्योंकि मतलब मॉड्यूल को है ना गीता बोला जाता है कि अपना अपन बोलते हैं ना कि एकदम गीता है अपनी, कि भाई मैक्सिमम अपना ये अथॉरिटी की इसको ही फॉलो करना है, यही पूरा रट्टा मारना है। बट मॉड्यूल में ना कुछ कुछ चीज़ें रिपीट दी गई है या कुछ कुछ चीज़ें ना बहुत ही थियोरेटिकल फॉर्मेट में दी गई है। इसके लिए तुम्हारे बैच के लिए मैं नोट्स बना रही हूँ। जैसे अगर तुम्हें पता होगा कि इंटर को भी नोट्स दी जाती है, और या फिर कोई कुछ दूसरे क्लासेस वाले भी नोट्स देते हैं, काफ़ी क्लासेस वाले मॉड्यूल से भी पढ़ाते हैं। मॉड्यूल अच्छी ही है, एट देन मॉड्यूल अपनी इंस्टीट्यूट रिलीज करती है। तो ऑब्वियसली जैसे अपन 11th को वही बुक से पढ़ते हैं जो गवर्नमेंट का है, वैसे मॉड्यूल अपना इंस्टीट्यूट रिलीज करता है, तो वहाँ से ही पढ़ना चाहिए। बट मॉड्यूल में कुछ कुछ चीज़ें ना बहुत रिपीटेटिव है, या फिर कुछ कुछ चीज़ें ना प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं दी गई है, मतलब बहुत ही पैरा पैरा दे दी है, तो वो लर्न करना मुश्किल हो जाता है। सो व्हाट आई थिंक इज तुम्हारे बैच से तुम्हें नोट्स दिए जाएंगे, बट पूरी नोट्स रेडी नहीं है। सो तुम्हें एक एक यूनिट के नोट्स दिए जाएंगे। सो मैं क्या करूँगी, कल तुम्हें एक फोल्डर दे दूँ, फाइल दे दूंगी, वो फाइल में ही मैं जैसे जैसे तुम्हें नोट्स देती जाऊंगी, तुम वो फाइल मेंटेन करना। होता क्या है, तुम्हें ऐसे शीट्स दे दिए ना, फिर वो शीट गुम जाती है, ये हो जाता है, तो मैं तुम्हें कल वो शीट के साथ फोल्डर भी देने वाली हूँ। तो तुम्हें जैसे जैसे शीट्स मिलती जाएगी तुम वो फोल्डर में लगाते जाना, और वो फोल्डर रोज कैरी करना। तो अपन वो शीट से ही मैंने जो बनाई हुई है उससे ही पढ़ेंगे। तो तुम्हें 2 शीट्स मिलेंगी, एक शीट में जो भी मॉड्यूल का कंटेंट है उसको मैं सिंप्लीफाई करके दूंगी और अपन उससे ही पढ़ेंगे, और दूसरी शीट रहेगी तुम्हारी क्वेश्चन बैंक वाली। मतलब वो जो यूनिट है, जैसे ही यूनिट नंबर 1 खत्म होगा तुम्हें उसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे, क्योंकि सिर्फ पढ़ के सेंस नहीं है, अपन को क्वेश्चंस भी सॉल्व करते आने चाहिए। तुम्हें क्वेश्चन बैंक जैसे वो यूनिट का क्वेश्चन मिलते जाएगा, फिर कुछ होमवर्क को भी उसमें से क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ अपन क्लास वर्क में भी करेंगे, और जब उसका वो यूनिट का टेस्ट रहेगा तब तुम्हें वो काम में आएगा। अभी टेस्ट के बारे में मैंने बोला नहीं था, अपने टेस्ट वर्कआउट कैसे करने वाले, सीए फाउंडेशन के स्ट्रिक्टली क्यूमुलेटिव टेस्ट रहेंगे। 11th में अपन ने अब तक क्यूमुलेटिव नहीं किया हुआ है, सिर्फ अपना हाफ फुल लेंथ जब सेमेस्टर के वक्त हुआ था तब क्यूमुलेटिव था। बट सीए फाउंडेशन में इतना ध्यान में रखो, यूनिट 1 का टेस्ट होगा, फिर यूनिट 2 जब होगा ना उसमें यूनिट 1 भी आने वाला है, क्योंकि तुम लोगों ने पोर्शन देखा है अभी कितना बड़ा पोर्शन है। एटलीस्ट 11th में कैसे होता है कि तुम्हें इतने 8-10 चैप्टर है, तुम्हें पता है इतना ही करना है, उसमें भी कुछ ऑप्शन में निकल जाता है। सीए फाउंडेशन का वैसे नहीं है, अपन को इतने पोर्शन को पूरा साथ में हैंडल करना है, और वो ऐसे एकदम वन फाइन डे नहीं होगा, अपन को उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अपन क्या करेंगे, यूनिट 1 की टेस्ट होने के बाद जब यूनिट 2 रहेगा, तो यूनिट 2 में यूनिट 2 मेजर रहेगा, बट थोड़ा यूनिट 1 के भी क्वेश्चंस रहेंगे। फिर यूनिट 3 का जब टेस्ट रहेगा तब यूनिट 3 मेजर रहेगा, थोड़े थोड़े के लिए यूनिट 2 और यूनिट 1 भी रहेगा।
एटलीस्ट इससे क्या होगा बताइएगा कि तुम एक बार देखोगे तो सही पीछे पलट के, नहीं तो क्या होता है अपन एक बार आगे बढ़ने लग गए ना, अपन पीछे की चीजें भूल जाते हैं। इसलिए थोड़े थोड़े, मतलब 40 मार्क का पेपर है तो उसमें से 30 मार्क का यूनिट 3 रहेगा, बचे हुए 5-5 मार्क का यूनिट 1 यूनिट 2 रहेगा, ताकि तुम थोड़े पन्ने पलट के पीछे तो भी देखोगे। ओके, अभी मैं ना तुम्हें तुम्हारा मॉड्यूल, आज थोड़ा मॉड्यूल से ही सीखना है अपन को, फिर कल आ जाएगी तुम्हें तुम्हारे नोट्स, तो मैं तुम्हारा मॉड्यूल दिखाती हूँ कि अपने इंस्टीट्यूट ने कैसे फ्रेम किया हुआ है। ये तो भी नया मॉड्यूल है तुम्हारा, अभी नया सिलेबस आ गया। इसके पहले का मॉड्यूल तो इससे अलग था, मतलब उसमें तो और ज़्यादा रिपीटेशन थे, बट इंस्टीट्यूट ने अभी काफ़ी अच्छे चेंजेस किए हैं। इंस्टीट्यूट ने काफ़ी जो रिपीटेटिव चीज़ें थी वो हटा दी है, बट मेरे को लगता है कि और बेटर फॉर्मेट में अपन इसको कर सकते हैं, मतलब फ्लो, जैसे फ्लो चार्ट्स हो गए या डायग्राम्स हो गए, इसमें पढ़ाना तो जनरली ध्यान में रहता है, तो वो वे में मैं तुम्हारे नोट्स क्रिएट करने का ट्राई कर रही हूँ। तुम्हें कल तक नोट्स मिल जाएंगे। ये बिजनेस लॉ, तुम्हारा बिजनेस लॉ का मॉड्यूल तुम लोगों ने देखा होगा, तो ऑलमोस्ट ये 300-400 पेजेस का तुम्हारा मॉड्यूल है, बट अपन शीट वाइज एक एक करके करेंगे प्रॉपरली, तो तुम्हें समझ जाएगा। अभी ये यूनिट 1 यस, ये यूनिट 1 ही कितने पेजेस का है देख लो, कितने पेजेस दिख रहे हैं, 45 पेजेस का है, और ऐसे कितने यूनिट करने हैं अपन को, 9 यूनिट करने हैं। बट टेंशन मत लो, एक एक यूनिट 1 एट अ टाइम किया ना तो प्रॉपरली जम जाएगा अपन को, कोई टेंशन नहीं है, बस समझ के करो। कुछ समझ नहीं रहा है तो तुरंत बताओ। कल का एक होमवर्क दिया था मैंने, क्या था, क्वेश्चन पूछा हुआ था एक कि विच इज अ वाइडर टर्म, कौन सी, कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट, कौन सा वाइडर टर्म है, अग्रीमेंट। क्यों, इसको डिस्कस कर लेते अपन तुरंत और फिर आगे बढ़ते हैं। कल मैंने एक्सप्लेन किया, कोई एक्सप्लेन कर पाएगा क्यों कॉन्ट्रैक्ट वाइडर, सॉरी क्यों अग्रीमेंट वाइडर टर्म है? राठी जी, यस। यार मेरे को इसमें मार्किंग्स नहीं करते आएंगे शायद, पीडीएफ में करते हैं सर, किसमें ओपन करते हैं, तुम्हें कुछ आइडिया है? ओपन विथ वगैरह करते होगे शायद कुछ, क्योंकि ये एडोब में खोलने के बाद तो नहीं करने दे रहा है। ये ब्रेव वगैरह किस में ओपन करते हैं सर? नहीं नहीं, ये तो बोलता ही है। एक सेकंड देखना, मकरन सर हो गए तो मकरन सर को बुलाऊंगा। यस बोलो, क्या क्या एक्सप्लेनेशन है, क्यों अग्रीमेंट वाइडर टर्म है? 2 हाथ ऊपर है बस, 3 4 5 6 7 8। यस कृष्णा बोलो। कौन कौन से 2 या 3 टाइप से? हाँ, ओके, बस मोर देन सफिशिएंट। अग्रीमेंट्स के ना मल्टीपल टाइप्स है। अभी अगर मैं तुम्हें बताऊं तो जनरली क्या है, कॉन्ट्रैक्ट के 2 है, एक अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिएबल बाय लॉ। तो देखने को ऐसे लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट बड़ा टर्म है भाई, कॉन्ट्रैक्ट में आगे 2 टाइप्स है। ये पीडीएफ में मेरे को अगर मार्किंग्स कुछ करनी है, नहीं होगा, ये डाउनलोडेड है, वो एडोब में नहीं दे रहा है, ओपन में तो कुछ भी नहीं आ रहा है। नहीं ठीक है, कोई नहीं, मेरा काम हो जाएगा। यस, सो देखने को ऐसे लगता है कॉन्ट्रैक्ट देखिए कि कॉन्ट्रैक्ट वाइडर टर्म है, बट अगर तुम कल के एग्जांपल्स याद करोगे, नहीं वो डाउनलोड ही करना पड़ेगा, बट कल की अगर तुम एग्जांपल याद करोगे, जैसे पहले कैटरीना कैफ एंड सलमान खान का एग्जांपल था, वो कॉन्ट्रैक्ट था या अग्रीमेंट था? वो अग्रीमेंट था। फिर विराट कोहली एंड अनुष्का शर्मा का एग्जाम्पल था, वो क्या था? वो भी अग्रीमेंट था। फिर वो पप्पा और बेटे का एग्जाम्पल था, पॉकेट मनी वाला, कि नहीं तू अगर सीए फाउंडेशन क्लियर कर लिया तो मैं तुझे फोन दूंगा या पॉकेट मनी दूंगा, ये भी अग्रीमेंट था। बट सिर्फ जो कमर्शियल नेचर का ट्रांजैक्शन था या जिसमें लीगल रिलेशंस इन्वॉल्व थे, वही कॉन्ट्रैक्ट बना।
सो अग्रीमेंट बड़ा अपन ने वो देखो डायग्राम ड्रॉ किया था कि बड़ा सेट अपना अग्रीमेंट का आता है, और उसमें से जो सिर्फ कमर्शियल नेचर के ट्रांजैक्शन होते हैं उसको क्या बोला जाता है, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। सो ये तुम लोगों ने डायग्राम ड्रॉ किया है क्या कल के इसमें? नहीं ना? ये आगे उधर तुम लोगों ने आंसर में कुछ पेंसिल से वगैरह लिखा होगा शायद, उसके नीचे ना ये डायग्राम ड्रॉ करो, एक बड़ा सर्कल ड्रॉ करो, वो बड़े सर्कल के बाहर लिखो अग्रीमेंट, उसमें 3 छोटे सर्कल्स ड्रॉ करो, जैसे वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं ना अपन। किसके ऊपर? नहीं, इसके ऊपर कुछ मत लिखो, वो जो तुम लोगों ने जो भी आंसर लिखा होगा ना उसके नीचे तुरंत डायग्राम ड्रॉ करो, एक बड़ा सर्कल, उसको अग्रीमेंट दो। क्या बोलते हो उसको? इसको तुम सुपर सेट या क्या बोलते हो, जो सब कवर करता है? यूनिवर्सल सेट। ओके, और इसमें 3 बीच में ड्रॉ करो, एक सोशल अग्रीमेंट, एक डोमेस्टिक अग्रीमेंट, एक सोशल अग्रीमेंट, एक क्या 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 हाँ 3 ही टाइप्स के अग्रीमेंट होते हैं, एक सोशल अग्रीमेंट, एक डोमेस्टिक अग्रीमेंट और एक कमर्शियल अग्रीमेंट। और वो कमर्शियल अग्रीमेंट इज इक्वल्स टू कॉन्ट्रैक्ट कर देना। कमर्शियल अग्रीमेंट जो थर्ड बनाओगे ना तुम लोग, इज इक्वल्स टू कॉन्ट्रैक्ट, यही कॉन्ट्रैक्ट है। ये जो है ना, दिस इज कॉन्ट्रैक्ट। अग्रीमेंट है बड़ा सर्कल, उसमें 3 सर्कल्स ड्रॉ करने हैं, एक सर्कल में सोशल अग्रीमेंट आएगा, दूसरे सर्कल में डोमेस्टिक अग्रीमेंट आएगा और तीसरे सर्कल में कमर्शियल अग्रीमेंट आएगा, विच इज इक्वल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। वो कॉन्ट्रैक्ट को हाईलाइट कर देना। हाँ लिख लिया ना? अभी सुनो, अभी क्या हुआ? हाँ इतना ही लिखना है। अभी नीचे है ना एक स्टेटमेंट लिखना है, कौन सा लिखना है तुम मुझे बताओ। एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट या फिर एवरी अग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट? एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट। नीचे इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखना, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर agreements और नेक्स्ट लाइन पे लिखना बट every agreement is not contract. Every agreement is not contract. यस चलो 2 मिनट सबका ध्यान इधर। अभी अपन यूनिट 1 में मॉड्यूल के थ्रू जा रहे हैं आज के दिन, सिर्फ कल से तो नोट्स के थ्रू ही जाएंगे। अभी इसमें है क्या क्या देखो, अभी इसमें सिर्फ पेन नहीं चल रहा है, आज के दिन बेयर करो, कल मैं वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लूंगी तो कल से मैं हाईलाइट कर पाऊंगी। अभी कॉन्ट्रैक्ट्स में है ना, उन्होंने बेसिक कुछ टाइप्स दे दिए हैं। एक एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या होता है, 2 चीजें होती है। पहला क्या है, एक अग्रीमेंट होता है और दूसरा क्या है, एनफोर्सिएबिलिटी, जो एनफोर्सिएबल बाय लॉ बोलते हैं वो। अग्रीमेंट में 2 है, क्या आता है अग्रीमेंट में, ऑफर आता है, एक्सेप्टेंस आता है। अभी अपन को ये यूनिट में ये सब देखना है, अपन को अग्रीमेंट देखना है, एनफोर्सिएबिलिटी देखना है, ऑफर देखना है, एक्सेप्टेंस देखना है। अभी ऑफर के अलग अलग टाइप हो सकते हैं। अभी ऑफर में तुम्हें ओवरव्यू दे रही हूँ बस। अभी ऑफर के टाइप हो सकते हैं मतलब क्या, एक होता है एक्सप्रेस ऑफर। एक्सप्रेस ऑफर मतलब जैसे मैंने तनिष्का को पूछा कि विल यू बाय माय कार, तो ये मैंने बोल के पूछा हुआ है या फिर बहुत बार लिख के पूछा जाता है, मैंने उसको लेटर भेज दिया कि विल यू बाय माय कार। इसमें एक्सप्रेस ऑफर है। एक्सप्रेस करना मतलब क्या, तुम बाय वर्ड्स, एक तो ओरली या फिर रिटन पूछ रहे हो सामने वाले को। इम्प्लाइड ऑफर भी हो सकता है। इम्प्लाइड ऑफर का एग्जाम्पल, एकदम बेस्ट एग्जाम्पल सुनो, एग्जाम्पल्स मत मिस करना नहीं तो कॉन्सेप्ट नहीं समझेगा। अभी फॉर एग्जाम्पल अपने सक्षम सर घर पे गए हुए थे और दिवाली की छुट्टियों के बाद सक्षम सर ट्रेन से आए नासिक, तो नासिक रोड को ट्रेन रुकी,
अभी घर से आए तो सब इतने दिनों का खाऊ बीऊ सब लेके आए थे, तो काफ़ी बैग्स थे। सो सक्षम सर अपने इतने से और उनके पास है 4 बैग्स लेके स्टेशन पे उतरे। जैसे ही उतरे एक रेड ड्रेस में का बंदा उनके पास आया और वो फटाफट 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 सब बैग्स लेके उनको स्टेशन के बाहर तक छोड़ के आया। मुझे बोलो, जैसे ही वो बंदे ने, जो रेड ड्रेस में बंदा था, उसने 4-5 बैग उठा के स्टेशन के बाहर सक्षम को छोड़ दिया, वो बंदे ने सक्षम को बोला निकालो 200 रुपए। सक्षम बोल रहा है कि मैं नहीं दूंगा 200 रुपए, मैंने थोड़ी बोला तेरे को उठाने को। कौन बराबर है, वो रेड ड्रेस वाला बंदा या ये? सक्षम बराबर है। हाँ, कौन बराबर है? पहली बात, वो रेड ड्रेस वाला बंदा कौन है? कुली है। बहुत बार ऐसे होता है, देखो जब अपन स्टेशन पे जाते हैं, वो कुली लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है। जैसे ही ट्रेन आती है वो भागते भागते आते हैं, क्योंकि उनको ना एक के बाद एक ट्रेन होते और वो फटाफट सामान उठा लेते। अगर फॉर एग्जाम्पल सक्षम को नहीं उठवाना था, मतलब जो भी उसका सामान था वो कुली के थ्रू नहीं ट्रांसपोर्ट करवाना था, तो उसने क्या बोल देना चाहिए था? उसने तुरंत उसको उधर ही रुकवा देना चाहिए था। अपन भी बोलते हैं ना, जैसे कुली उठाने को आता तो अपन कुली को क्या बोलते हैं, भैया हम लेके जाएंगे, हमें नहीं कुली लगवाना है। तो ये जो ऑफर दिया, अभी इसमें ऑफर किसने दिया था? जैसे ही सक्षम ने प्लेटफॉर्म पे उसके बैग्स रखे, एक्चुअली ऑफर सामने से कुली ने दिया था। कुली ने पूछा था मैं उठाऊं क्या? फिर ऑफर कैसे दिया? एक्शंस के थ्रू। एक्शंस के थ्रू जैसे ही उसने वो सब सामान उठा लिया, मतलब वो ऑफर दे रहा है कि साहब मैं आपके बैग्स उठाऊं क्या? और जैसे ही सक्षम ने कुछ नहीं बोला, मतलब मैं ऐसे बोलूं सक्षम ने एक्सेप्टेंस दे दिया है। तो ये ऑफर जो था कुली के साइड से, ये है इम्प्लाइड ऑफर। इम्प्लाइड ऑफर मतलब क्या? जिसमें तुम बोलते नहीं हो, कुछ लिखते नहीं हो, तुम्हारे एक्शंस ही ऑफर दिखाते हैं। जैसे कुली का सबसे बेस्ट एग्जांपल। या फिर इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस भी हो सकता है, जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया था, अपने प्रवेश सर ने उनके गर्लफ्रेंड को प्रपोज किया, उन्होंने रोज दिया गर्लफ्रेंड को, और गर्लफ्रेंड वो रोज लेके शर्मा के निकल गई। अभी उसका शर्माना मतलब क्या है? एक्सेप्टेंस है। बट वो हाँ बोली, मुंह से बोली, लिख के दिया, तो ये एक्सप्रेस नहीं है। ये कौन सा माना जाएगा? इम्प्लाइड। कि उसका शर्माना ही क्या माना जाता है कि भाई उसने एक्सेप्टेंस दे दिया, या फिर उसने मुंह पे रोज फेंक दिया, ये क्या माना जाएगा? ये रिजेक्शन माना जाएगा। बहुत बार कॉन्ट्रैक्ट, अभी एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है पता है क्या? जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है ना, अपने सामने, तुम्हारे सामने एक पेपर आता होगा, एक कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट जिसपे एक पार्टी ने साइन किया हुआ है, दूसरे पार्टी ने साइन किया हुआ है, बट यही कॉन्ट्रैक्ट होते हैं क्या? ओरल भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। हाँ, ओरल भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, उसमें कोई भी टेंशन नहीं है। जैसे अब मैं जब दुकानदार के पास जाती हूँ, या डेरी डॉन में जाती हूँ, या रेस्टोरेंट में जाती हूँ, अपन क्या पूरा लिख के करते हैं क्या सब कॉन्ट्रैक्ट? नहीं, ओरली भी कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो भी ऑफर लगता है, एक्सेप्टेंस लगता है, वो कौन कौन से टाइप का हो सकता है? जैसे अपन ने 1-2 टाइप देखे अभी, एक्सप्रेस हो सकता है, इम्प्लाइड हो सकता है। ये सब टाइप्स अपन को ये यूनिट में सीखने हैं। ये यूनिट कंपैरेटिवली तुम्हारे जो 7-8-9 यूनिट है टोटल, उसमें से 2 यूनिट्स कंपैरेटिवली बड़े हैं। एक तो पहला यूनिट और एक है तीसरा यूनिट। अभी पहला यूनिट एक्चुअली बड़ा नहीं है, बट तुम लॉ में नए होते हो ना, तो वो करने को टाइम लगता है। कि अभी अपन ने एक्चुअली एक ही पेज पढ़ा हुआ है 3-4 दिनों में, बट तुम अब तक न्यू टू लॉ हो, तो इसके लिए स्पीड एकदम स्लो रहेगा। फिर एक बार तुम लोग सेट हो गए लॉ में, कि फिर फटाफट फटाफट आगे होता जाएगा। बट इतना ध्यान में रखो, ये यूनिट फंडामेंटल है। अगर ये यूनिट समझा तो आगे के 8 यूनिट समझेंगे, अगर ये यूनिट नहीं समझा तो आगे यूनिट्स नहीं समझेंगे। तो जिधर भी ऐसे लगता है कि नहीं मैम कंफ्यूजन है, नहीं मैम समझ नहीं रहा है, रिपीटेटिवली पूछो। अपन इसके लिए जल्दी स्टार्ट कर रहे सीए फाउंडेशन, ताकि सब आराम से हो। नहीं तो कितने ऐसे सीनियर्स है जो 12th के बाद भी सीए फाउंडेशन की क्लासेस कर लेते हैं। तो अपन क्यों कर रहे हैं? ताकि अपन को घाई नहीं चाहिए, गड़बड़ नहीं चाहिए, अपन को स्कोर अच्छा लाना है, प्लस अपन को कुछ डाउट है, अपन को कुछ प्रॉब्लम है, तो वो सॉल्व करने के लिए अपन को टाइम मिल जाए। अभी इन्होंने ना स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। ये इंट्रोडक्शन में इन लोगों ने बोला हुआ है तुम्हारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया कब आया हुआ है तुम्हारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? 1 सितंबर 1872। ये डेट ध्यान में रखनी है तुम्हें, 1 सितंबर 1872 में ये लाया गया। और ये एक्ट क्या बोल रहा है? ये एक्ट लाया क्यों गया? टू डिफाइन एंड अमेंड सर्टेन पार्ट्स ऑफ लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग जो भी पार्ट तुम्हें इंप्लीमेंट करना था या अमेंड करना था, अमेंड करना मतलब चेंज करना, उसके लिए ये एक्ट लाया गया। और अभी इन्होंने तब क्या किया था? इन्होंने तो ब्रिटिशर्स का ही जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था उसको ही छाप लिया था और उसमें अमेंडमेंट्स कर लिए थे। इन्होंने आगे क्या बोला? अभी पहले के जमाने में, अगर तुम्हें आर्टिकल 370 पता होगा कॉन्स्टिट्यूशन का, पता है क्या आर्टिकल 370 क्या है? क्या है? हाँ, एक्चुअली क्या कैसे था पता है क्या? जम्मू एंड कश्मीर ये
थोड़ा अलग एरिया माना जाता है इंडिया का। क्यों अलग एरिया, क्यों स्पेशल राइट्स भाई वो स्टेट को? मतलब जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान है, उनसे ज्यादा हमदर्दी जम्मू कश्मीर को दिखाई जाती है, ऐसे क्यों? अच्छा, ओके। और हम्म हम्म हाँ, मतलब इंडिया का पार्ट बना लो। ओके ओके। अभी प्रॉब्लम क्या था पता है क्या, जब पार्टीशन हुआ, अब मतलब इंडिया का एंड पाकिस्तान का, तो वो वाला जो पोर्शन था ऊपर का जम्मू एंड कश्मीर वाला, ये डिस्प्यूटेड रहेगा। डिस्प्यूटेड रहेगा मतलब प्रॉब्लम क्या हो रहा था, पाकिस्तान वाले बोल रहे थे ये हमारा एरिया है, अपन बोल रहे थे ये अपना एरिया है। अभी इसमें प्रॉब्लम क्या होने लग गया, उधर रहने वाले जो लोग हैं वो उनका बीच में सैंडविच हो गया, क्योंकि वहाँ पे ना टेररिस्ट अटैक वगैरह ये काफ़ी चीज़ें चलती है, तो वहाँ की लाइफ स्टेबल नहीं है। जैसे अपन एक स्टेबल लाइफ जीते, ऐसे नहीं है कि कभी भी बॉम्ब बॉम्ब पड़ गए और कभी भी गोला बारूद चालू हो गया। अपने यहाँ पे एक स्टेबल लाइफ है। ऐसे 10-15 साल में, या फिर जो ये 26/11 का अटैक छोड़ के बाकी महाराष्ट्र में ऐसे कभी भी बॉम्ब स्फोट वगैरह कुछ नहीं हुआ है। बट वो वाला जो एरिया है ना, वो एरिया में दिन रात यही काम चलते रहते हैं। इसके लिए वो स्टेट को थोड़ा अलग निकाल लिया। तो अपने लॉ ने क्या बोला कि भाई हम जो भी सेंट्रल एक्ट लेके आएंगे, अभी सेंट्रल एक्ट अलग होता है और स्टेट एक्ट अलग होता है। सेंट्रल एक्ट मतलब क्या, पूरे इंडिया के लिए अप्लाई करते हैं, और स्टेट एक्ट मतलब क्या, जो सिर्फ स्टेट, अभी कुछ कुछ जैसे महाराष्ट्र में कुछ एक्ट्स अप्लाई करते हैं उसको स्टेट एक्ट बोला जाता है। अभी सेंट्रल एक्ट मतलब पूरी इंडिया के लिए। बट पहले ना एक आर्टिकल 370 था कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान, जो अपना भारत का संविधान है, उसका एक आर्टिकल 370 था। वो ऐसे बोलता था कि भाई भले ही सेंट्रल एक्ट रहा तो वो पूरे इंडिया को वो एक्ट अप्लाई करेगा, बट जब तक जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट उसको अप्रूवल नहीं देती है तब तक वो जम्मू एंड कश्मीर को अप्लाई करेगा क्या? नहीं। मतलब भले ही स्टेट एक्ट कभी भी, अभी फॉर एग्जांपल कोई एक सेंट्रल एक्ट लाया जीएसटी, तो ये महाराष्ट्र पे अप्लाई करेगा? हाँ, महाराष्ट्र को अलग से पूछने की जरूरत है क्या, तुम्हें ये एक्ट चाहिए क्या? नहीं। जैसे ही सेंट्रल एक्ट आया ये अज्यूम्ड है, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान सबको अप्लाई करने वाला है। बट जम्मू एंड कश्मीर को पहले पूछा जाता था कि भाई तुम्हें ये एक्ट चाहिए क्या, क्योंकि ना वो ऑलरेडी त्रस्त लोग है, दुखी दुखी आत्मा है उधर के लोग, ऑलरेडी उनके साथ बहुत बुरा हो गया है, तो उनको थोड़ी सहानुभूति दे रहे हैं कि भाई हम तुम्हें पूछ लेते तुम्हें चाहिए क्या। अगर उन्होंने नहीं बोल दिया तो उनको अप्लाई करेगा वो एक्ट? नहीं। अगर उन्होंने हाँ बोला तो ही एक्ट अप्लाई करेगा। बट कुछ साल पहले मोदी जी ने आर्टिकल 370 को रिवोक कर दिया। रिवोक करना मतलब क्या, हटा दिया, पीछे ले लिया। अभी जो भी सेंट्रल एक्ट्स है वो पूरे इंडिया को अप्लाई करते हैं। पूरे इंडिया मतलब इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। अभी पूछा जाता है कि जम्मू एंड कश्मीर को तुम्हें ये एक्ट चाहिए क्या? नहीं, संबंध ही नहीं। जैसे ही सेंट्रल एक्ट आया, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान इनको ट्रीट किया जाता है, वैसे ही अभी जम्मू एंड कश्मीर को ट्रीट किया जाता है। तो हम जब सीपीटी में थे, मतलब 2018 में, तब हमें ऐसे था कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था। बट अभी क्या रहेगा सिनारियो, जम्मू एंड कश्मीर को अप्लाई करेगा या नहीं करेगा? तो तुम्हें बस इतना ही लिखना है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया। बच्चे ऐसे लिखते हैं इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, ये लिखने की जरूरत है क्या? ये लिखने की जरूरत नहीं है। होल ऑफ इंडिया लिख लिया, मतलब ये अज्यूम्ड है कि तुम लोगों ने किसको इंक्लूड कर लिया है, जम्मू एंड कश्मीर को भी इंक्लूड कर लिया है। अभी इन लोगों ने आगे क्या बोला देखो, कि ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये अपन ने कर लिया। कौन से 2 पार्ट्स है? एक तो पहले पार्ट में सेक्शन 1 to 75 है, और दूसरे पार्ट में सेक्शन 124 to 238 है। अभी मैम बीच में के सेक्शंस किधर गए, 76 से लेके 123 तक? ये तुम्हारे मतलब ये एक्ट में ही नहीं है, ये उड़ा दिए, पहले के जमाने में थे अभी उड़ा दिए हैं। ऐसे नहीं है कि एक्ट में है और तुम्हारे पोर्शन में नहीं है, तुम्हारे पोर्शन में पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। बट इतना ध्यान में रखना मैम, हमें सब सेक्शन लर्न करने क्या, मतलब 238 तक के अपन को ऑलमोस्ट सेक्शन लर्न करने, मतलब अपन पूरे 1.5 साल में ऑलमोस्ट 100 से 150 सेक्शन लर्न करने वाले हैं। इतना ध्यान में कैसे रहेगा, तो रोज रिपीटेटिवली बोलेंगे। जैसे अभी कल सेक्शन, कौन सा एक सेक्शन किया था कल अपन ने, सेक्शन 2 क्लॉज एच किया था, तो अपन रोज रोज जब रिवाइज करेंगे ना तुम्हें वो चीजें लर्न हो जाएगी। और जब अपना लॉ कंप्लीट हो जाएगा अपन क्या करेंगे, एक
पूरा सेक्शन का लिस्ट बना लेंगे और है ना अपन क्लास में ही बना लेंगे, वो अपन चार्ट पेपर लेके आएंगे और चार्ट पेपर क्लास में ही बना लेंगे ताकि तुम तुम्हारे घर पे वो लगा देना। मतलब वो सेक्शंस रोज आंखों के सामने देखते रहोगे। जैसे बचपन में टेबल्स वगैरह लगाते थे अपन, तो क्यों लगाते थे, आते जाते देखेंगे तो लर्न हो जाएंगे। वैसे ये सेक्शंस भी लगा देंगे तो प्रॉपरली लर्न हो जाएगा। ओके, अभी इन लोगों ने आगे क्या एक्सप्लेन किया है, व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। अभी यहाँ से एक्चुअल यूनिट तुम्हारा चालू हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन सेक्शन देखो बराबर लिखा गया इन लोगों ने, सेक्शन 2 क्लॉज H। अभी हमेशा जब तुम आंसर लिखोगे ना, तुम्हारा आंसर इससे ही चालू होता है कि भाई कौन से सेक्शन में लिखा हुआ है। तो तुम्हें क्या लिखना पड़ता है, एज पर सेक्शन 2 क्लॉज H ऑफ डैश डैश एक्ट। एक्ट लिखना क्यों इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे सिलेबस में एक ही एक्ट है नहीं, 6-7 एक्ट है। एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट है, एक पार्टनरशिप एक्ट है, एक LLP एक्ट है, एक सेल ऑफ गुड्स एक्ट है। तो सामने वाले को समझेगा कैसे कि कौन से चैप्टर का आंसर लिख रहे हो, इसलिए उसको आगे लिख के देना पड़ता है कि सेक्शन 2 क्लॉज H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ईयर भी लिखना है, यस ईयर भी लिखना है। क्या बोलता है, एन अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ, इसको कॉन्ट्रैक्ट बोला हुआ है। बेसिकली इसमें दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है, एक अग्रीमेंट और दूसरा एनफोर्सिएबल बाय लॉ। ये तो अपन ने कल तक किया था। अभी आगे अपन जा रहे हैं अग्रीमेंट के डेफिनेशन पे। अग्रीमेंट के डेफिनेशन का सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 2 क्लॉज E। अभी इसको ध्यान में कैसे रखा जाता है, अग्रीमेंट में मैक्सिमम लेटर्स कौन से E है, तो वैसे ही है उसका। इसमें देखो फालतू लॉजिक से आए अग्री, बट ऐसे फालतू फालतू चीजें करके ही ध्यान में रह जाता है। इसका सेक्शन 2 क्लॉज E है। इसका डेफिनेशन क्या है, ध्यान से समझो फिर मैं समझाती हूँ। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। अरे बाप रे, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस मतलब अगर हिंदी में इसका ट्रांसलेशन बताऊं मैं, तो प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस देना, इसको अग्रीमेंट बोला जाता है। प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस, जैसे जैसे फॉर मैं अपना ही एग्जांपल लेती हूँ। अपना जो फर्स्ट एग्जांपल था कैटरीना कैफ एंड अपने सलमान खान का, इसमें किसने किसको क्या वादा किया था बताओ तो। मैं ऐसे बोलूं, कैटरीना कैफ ने सलमान खान को चाय पिलाने का वादा किया था और सलमान खान ने किसका वादा किया था, आने का वादा किया था। तो अग्रीमेंट क्या होता है, जब तुम प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस करते हो। जैसे अपने कौन प्रवेश सर ने जब विल यू मैरी मी बोला था और वो मुस्कुरा के चली गई थी, प्रवेश ने किसका वादा किया था, शादी करने का। उसने भी किसका वादा किया था, शादी करने का वादा किया था। तो इसको बोला जाता है अग्रीमेंट। सो अग्रीमेंट दो टाइप्स, मतलब अग्रीमेंट है ना, दो पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जा सकते हैं। एक तो एकदम लेमैन जो अपन सीखे कि ऑफर प्लस क्या मिलके अग्रीमेंट बनता है, एक्सेप्टेंस मिलके अग्रीमेंट बनता है। बट तुम ऐसे पेपर में ऐसे नहीं लिख सकते ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, तुम्हें इसका डेफिनेशन लिखना पड़ता है। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस, इसमें फर्क क्या है, एवरी प्रॉमिस ये सिंगल प्रॉमिस की बात हो रही है और सेट ऑफ प्रोमिसेस मतलब मल्टीपल प्रोमिसेस की बात हो रही है। एक कॉन्ट्रैक्ट में तुम मल्टीपल प्रोमिसेस कर सकते हो। कोई एग्जांपल दो तो मेरे को जिसमें मल्टीपल प्रोमिसेस किए जा रहे हैं। परफेक्ट, जैसे हम चारों की जो पार्टनरशिप है, इसमें हमारा कॉन्ट्रैक्ट मैं ऐसे बोलूं, अगर फॉर एग्जांपल हम चारों ने मिलके इम्पैक्ट कॉमर्स एकेडमी खोला और कल जाके ऐसे डिसाइड हुआ, हमारा ऐसे डिसाइड हुआ है कि जिसको भी पार्टनरशिप छोड़ के जानी है उसको पार्टनरशिप फॉर्म को 2 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। अभी फॉर एग्जांपल अनफॉर्चुनेटली नील सर निकल रहे हैं और नील सर ऐसे ही भाग गए बिना पैसे दिए, हम बोलो हम उन पे केस फाइल कर सकते हैं क्या? हाँ, ये कॉन्ट्रैक्ट है या अग्रीमेंट है? कॉन्ट्रैक्ट है पक्का। ऑफर होगा, ऑफर होगा मतलब हम लोगों ने एक दूसरे को ऑफर किया होगा कि क्या आप हमारे बिजनेस पार्टनर बनोगे, सामने वाले ने एक्सेप्टेंस दिया होगा तो अग्रीमेंट बन गया। अभी हमारे घरेलू अग्रीमेंट है या बिजनेस अग्रीमेंट है? बिजनेस अग्रीमेंट है मतलब कॉन्ट्रैक्ट बन गया। बेसिकली बहुत ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसमें सेट ऑफ प्रोमिसेस है। अभी जैसे पार्टनरशिप में हम लोगों ने क्या किया होगा कि जो भी प्रॉफिट है उसको शेयर करेंगे, या जब भी कोई पार्टनर आउट ऑफ नासिक है या क्लास में नहीं है तो भाई के 3 पार्टनर पीछे संभाल लेंगे, या ये जो सब सेट ऑफ प्रोमिसेस है। या फिर एज अ टीचर हम लोगों ने तुम्हें एक ही वादा किया या मल्टीपल किए हुए, मल्टीपल किए हुए कि फॉर एग्जाम्पल कि तुम्हारा पोर्शन ये डेट तक खत्म हो जाएगा, तुम्हारे ये इतने इतने टेस्ट हो जाएंगे, तुम्हारे ऐसे ऐसे रिविजन्स हो जाएंगे। सो जब एक कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें एक तो प्रॉमिस हो सकता है या सेट ऑफ प्रॉमिसेस हो सकता है।
अभी इसमें सेट ऑफ प्रोमिसेस मतलब क्या, अलग अलग प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। कंसिडरेशन मतलब क्या, बदले में, एक प्रॉमिस के बदले में जब सामने वाला तुम्हें प्रॉमिस देता है, इसको क्या बोला जाता है, अग्रीमेंट बोला जाता है। ओके, नोटबुक में आओ, अग्रीमेंट का हेडिंग 4 मार्क करो, अग्रीमेंट का हेडिंग दो, सेक्शन दो, सेक्शन 2 क्लॉज ई। वाह, कल नहीं था ना तो। सेक्शन और क्लॉज क्या रहता है, इतना लिखो, फिर मैं एक बार वापस एक्सप्लेन करती हूँ। पहले स्टार मार्क करके हेडिंग दो प्रॉपर, अग्रीमेंट, इसको डैश करके लिखो सेक्शन 2, और ब्रैकेट में लिखना छोटा वाला ई, कैपिटल में मत लिखना, सेक्शन 2 क्लॉज ई। यस, इसके नीचे डेफिनेशन लिख रहे अपन इन्वर्टेड कॉमा में, एवरी प्रॉमिस, हाँ, every promise and every set of promises and every set of promises forming the consideration for each other, forming the consideration for each other, inverted comma complete, full stop, फॉरवर्डिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। इसके नीचे ब्रैकेट में हिंदी में लिखो, प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस देना मतलब अग्रीमेंट, प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस देना मतलब अग्रीमेंट। मतलब अग्रीमेंट। इसके नीचे ब्रैकेट कंप्लीट कर दो, इसके नीचे लिखो फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल in example 1, in example 1 Katrina Kaif promised to offer tea, promised to offer tea या चाय। एंड नेक्स्ट लाइन पे लिखो सलमान खान promised to come for tea, to come for tea। नेक्स्ट लाइन पे लिखो दिस इज एन अग्रीमेंट, दिस इज एन अग्रीमेंट टू कम फॉर टी। डन, ओके। आज के लिए लॉ इतना ही काफी। मुझे तुम्हें ना विजय माल्या का वो स्कैम बताना था, अपन ने उस दिन बात की थी बट अपना उस दिन टाइम हो गया था इसलिए हुआ नहीं था। कौन था विजय माल्या, डू यू नो? और इसका आवाज इतना कम क्यों आ रहा है, बोलो ना। कौन सा उस पे है क्या इसका? बट ये आवाज क्यों नहीं दे रहा है? एक सेकंड रुक, ये आवाज नहीं आ रहा है पर। अरे बाप रे, इसमें से तो आवाज ही नहीं आ रहा है। यस, इसमें से आवाज नहीं आ रहा है। आज थोड़ा डिस्कस कर लेते, कल दिखाती हूँ मैं तुम्हें। ये ना सेटअप करना पड़ेगा। विजय माल्या कौन था पता है तुम्हें? चलो क्या किया क्या था उसने ये तो बताओ। विजय माल्या ने क्या किया था? बैंक से लोन लिए थे और फिर क्या हुआ?
भाग गया, अभी किधर है? यूएसए में, लंदन, यूके में है, लंदन में है, यूके में है। ये फिर अपन उसको उधर से जाके क्यों उठा के नहीं ला रहे? अभी प्रॉब्लम क्या है पता है क्या, कि सिटीजनशिप नाम की एक चीज होती है। सिटीजनशिप मतलब क्या, तुम जब एक कंट्री में बॉर्न होते हो या फिर एक कंट्री का तुम्हें एक प्रॉपर कार्ड मिल जाता है, तुम वो कंट्री के सिटीजन हो जाते हो। और अगर तुम किसी कंट्री के सिटीजन हो तो वो कंट्री के गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हें प्रोटेक्ट करने का। तो अगर विजय माल्या में के पास यूके का सिटीजनशिप है तो इंडिया उसको हाथ लगा सकती है क्या? उसको हाथ नहीं लगा सकती। कल जाके अगर विजय माल्या, प्रवेश, इससे बेटर काम है तेरे लाइफ में? यस। अगर विजय माल्या कर जाके इंडिया में आ गया, फिर अपन उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते क्या? हाँ, बट इसने अभी किया क्या समझो। विजय माल्या के जो अभी जो घिसी पिटी स्टोरी होती है ना कि एकदम गरीब फैमिली से पैदा हुआ, वैसी बिल्कुल नहीं थी विजय माल्या की। विजय माल्या के जो डैड थे विठल माल्या, ये ऑलरेडी बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। सो मतलब विजय माल्या का बर्थ ही एकदम रॉयल फैमिली में हुआ है। तो विजय माल्या ने बचपन से ही एकदम, ये जो बोलते हैं ना अपन सिल्वर स्पून लेके पैदा हुए लोग, कि एकदम अमीरी, एकदम अय्याशी देखी हुई है। और विजय माल्या को इंडिया में का ऐसे मैन माना जाता है मोस्ट लग्जरियस। मतलब विजय माल्या ने जो पार्टीज दी थी, जब वो फ्रॉड करके भागा था अराउंड 2016, नहीं दो कब का है वो, 2000 अराउंड वही पीरियड है जब वो भागा था। उसके पहले उसका 60th बर्थडे था, तो उसका गोवा में जो विला था, उसका जो 60th बर्थडे सेलिब्रेट किया था, आज तक टिल दिस डेट इतनी बड़ी बर्थडे पार्टी किसी ने नहीं दी हुई है। तो अभी हुआ क्या था कि विजय माल्या का जब बर्थ हुआ तो विजय माल्या ने बचपन से बहुत अमीरी देखी हुई थी, क्योंकि उसके डैड का ही बिजनेस था और बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। बट उसके डैड के डेथ के बाद, जब विजय माल्या अराउंड 18 to 20 ईयर्स के थे, तब उनके डैड की डेथ हो गई। तो अभी इतना बड़ा बिजनेस कौन संभालेगा? तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मतलब पता है तुम्हें कौन होता है? जो कंपनी संभालते हैं। तो कंपनी जो संभाल रहे थे उनके पापा के, तो उन्होंने बोला कि इनके बेटे को ही दे दो। एक्चुअली तब विजय माल्या का एज सिर्फ 18 से 20 साल था, बट वो इतने इंटेलिजेंट थे, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोला कि हम इनको सपोर्ट करेंगे, ये इनका जो बेटा है इनको ही संभालने दो। तो उनकी जो भी कंपनी थी, अभी एक बिजनेस नहीं थे, मल्टीपल बिजनेस थे। उसमें जो यूबी ब्रांड था, यूनाइटेड ब्रेवरीज, जो बेसिकली दारू का ब्रांड था, ये बड़ा करने का काम अपने विजय माल्या ने किया। अभी तुम्हें पता होगा तो इंडिया में ना दारू के एडवर्टीजमेंट करना अलाउड नहीं है। मतलब तुम बेसिकली ऐसे टीवी पे कभी देखी तुम लोगों ने दारू के एडवर्टीजमेंट, कि ऐसे एडवर्टीजमेंट में बंदा ऐसे ही रास्ते पे चलते चलते दिखा दिया दारू पी के चल रहा है और दारू अच्छी है, ऐसे ऐसे कभी नहीं बोला जाता है। तो प्रॉब्लम क्या था, तब से जब से उन्होंने यूबी वो जो दारू का ब्रांड चालू किया था, बट इसको एडवर्टीजमेंट ही अलाउड नहीं था। तो अभी विजय माल्या ने दिमाग लगाया कि भाई मेरा जो मेन बिजनेस है उसका एडवर्टीजमेंट ही अलाउड नहीं है, तो मैं मेरे ब्रांड को बड़ा कैसे करूं। तो उन्होंने आरसीबी जो अपने आईपीएल की टीम है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, ये खरीदी, उसके थ्रू चालू किया। फिर इन्होंने ये ना मॉडलिंग शूज, जो मॉडल्स होते हैं उनके अलग अलग शोज करवाते थे, उसके पीछे बैनर्स पे पीछे ये एडवर्टीजमेंट चलवाते थे, या फिर जो तुम्हारे पानी बॉटल्स है उस पे उनका ब्रांड लगवाते थे। तो एक्चुअली उन्होंने क्या किया, उन्होंने दारू का एडवर्टीजमेंट नहीं किया, उन्होंने उनका ब्रांड बनाया। और एक पॉइंट ऐसा था कि वर्ल्ड के टॉप 3 दारू के जो ब्रांड्स है उसमें से एक ब्रांड विजय माल्या का था। इतना ग्रो करवाने के बाद अभी विजय माल्या ऐसे बंदा था ना जिसको पूरा लग्जरियस पसंद था। मतलब उसके पार्टीज हो गए, उसके कंपनीज हो गए, इसमें पैसा हर एक लग्जरियस चीज पे फेंका जाता था। फिर उनको थोड़े दिनों बाद ऐसे हुआ कि यार ये यूनाइटेड ब्रीवरीज का बहुत हो गया, अपन है ना एयरलाइंस का जो बिजनेस है इसमें एक्सपांशन करते हैं, इसमें काफी पैसा है। तो उन्होंने कौन सा ब्रांड चालू किया, किंगफिशर एयरलाइंस, तुम लोगों ने सुना होगा। अभी क्या है पता है क्या, तो ऐसे क्या अपन गाड़ी 4 व्हीलर नहीं चला रहे, एरोप्लेन चला रहे, इसका लाइसेंस आता है। जैसे अपने बेसिक 4 व्हीलर का भी आता है, वैसे तुम्हें एरोप्लेन का लाइसेंस लेना होता है। कि मेरी मर्जी हुई और मैंने कल जाके प्लेन चालू कर दिया, ऐसे नहीं चलेगा, उसके लिए अप्रूवल्स लगते हैं, अथॉरिटीज होती है। तो पहले किंगफिशर को सिर्फ डोमेस्टिक फ्लाइट्स का मिला। डोमेस्टिक फ्लाइट्स मतलब क्या, इंडिया में तुम्हें पुणे मतलब दिल्ली टू मुंबई वगैरह इंडिया में जो प्लेन्स का करना है वो करो। बट ये बंदा ऐसे था ना, ये ना छोटी चीजों पे रुकता ही नहीं था, इसको और एक्सपांड करना था, इसको इंटरनेशनल लाइसेंस चाहिए था, क्योंकि पैसा एट द एंड मेन किधर मिलता है, इंटरनेशनल फ्लाइट्स में मिलता है। बट है ना इसकी क्राइटेरिया होते
कि तुम लोगों ने एयरलाइंस का बिजनेस चालू करने के बाद 5 साल 7 साल इतने होने चाहिए तो ही तुम्हें इंटरनेशनल फ्लाइट चालू करते आएगी। तो प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि इनके पास पैसे थे, इनके पास फैसिलिटीज प्रोवाइड करने को थी, बट इनके पास है ना वो क्राइटेरिया ही ये फुलफिल नहीं कर रहे थे, इसके लिए इनको सिर्फ डोमेस्टिक फ्लाइट्स का ही अप्रूवल मिल गया। अभी इन्होंने इसमें भी क्या किया था, जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स प्रोवाइड किए थे ना, इसमें एकदम लग्जरियस फ्लाइट्स, मतलब बिजनेस क्लास का स्टैंडर्ड वो लोगों को इकोनॉमी क्लास में दे रहे थे, वो भी एकदम कम दाम में। अभी कम दाम में क्यों दे रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली नया नया बिजनेस था, नया नया एयरलाइंस थे, तो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए विजय माल्या ने क्या कर दिया, एकदम भारी फैसिलिटीज और एकदम कम टिकट्स, तुम्हारे एकदम एयर फेयर एकदम कम कर दिया। तो बाकी इनके पास जो लोग थे, मतलब बाकी फ्लाइट्स के पास जो बाकी कंपनी के पास लोग थे, वो सब पैसेंजर्स किसके पास शिफ्ट हो गए, विजय माल्या के पास शिफ्ट हो गए। बट इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ, विजय माल्या को है ना हमेशा ज़्यादा चाहिए रहता था, तो उसने डोमेस्टिक फ्लाइट्स पे नहीं रुका, इंटरनेशनल फ्लाइट्स चाहिए थे, बट उनके पास तो उसका लाइसेंस नहीं था, तो उन्होंने एक दूसरे कंपनी को अक्वायर कर लिया। अक्वायर करना मतलब पता है क्या होता है, खरीद लिया, खरीद लिया। अभी वो जो दूसरी कंपनी थी ना, वो लॉस मेकिंग कंपनी थी, बट वो कंपनी के पास इंटरनेशनल जो रूट्स है उसके परमिट थे, उसके लाइसेंसेस थे। अभी विजय माल्या ने क्या सोचा कि लॉस की कंपनी तो लॉस की कंपनी है, एटलीस्ट मैं वो कंपनी को खरीद लूंगा तो मेरे पास लाइसेंस तो आ जाएगा, ऐसे करके लाइसेंस तो ले लिया। बट प्रॉब्लम ऐसे होने लग गया कि इतने ज़्यादा फैसिलिटीज इतने कम एयर टिकट में, इतने कम दाम में जब प्रोवाइड करने लग गए, तब ओवर द पीरियड किंगफिशर लॉसेस में जाने लग गया। और एक पॉइंट ऐसे आ गया कि किंगफिशर के पास कुछ भी पैसा नहीं था, मतलब लेजिट जो फ्यूल कॉस्ट होती है एरोप्लेन्स में ना, फ्यूल का बहुत तगड़ा पैसा लगता है, काफ़ी फ्यूल लगता है, प्लस एयरपोर्ट के जो लैंडिंग चार्जेस होते हैं, मतलब जब तुम प्लेन लैंड करवाते हो किसी एयरपोर्ट पे तो फुकट में नहीं होता ये सब, उसके चार्जेस वो एयरपोर्ट को देने पड़ते हैं, इसके भी पैसे नहीं थे, स्टाफ को सैलरी देने के भी पैसे नहीं थे, इतना लॉस में निकल गया तुम्हारा ये किंगफिशर। अभी इसके बाद हुआ क्या, ये मतलब ये जब किंगफिशर का बिजनेस वगैरह चालू किया तब इन्होंने लोन्स लेके रखे थे, एसबीआई से लोन लेके रखा, पीएनबी से लोन लेके रखा, तो इतना सब ऑलमोस्ट 30-40 हजार, मतलब 15-20 हजार करोड़ का लोन लेके रखा था। और लोन क्यों, अभी लोन क्यों मिला होगा, कैसे लोन मिला होगा, बिजनेसमैन को है ना लोन मिलना कंपैरेटिवली इजी होता है। क्यों इजी होता है, क्योंकि वो क्या करते हैं बिजनेसमैन, फ्यूचर प्लान बताता है। जैसे विजय माल्या ने फ्यूचर प्लान सबमिट किया था कि मैं अगर इंटरनेशनल फ्लाइट चालू करता हूँ तो मेरे को इतना प्रॉफिट होगा, मेरे को इतना प्रॉफिट होगा तो उसमें से मैं लोन रिपे कर दूंगा। ऐसे कंपनीज को कन्विंस कर करके, प्लस विजय माल्या एक पॉलिटिकली हाई कनेक्टेड पर्सन था, मतलब सब जगह पे उसपे पॉलिटिकल रिलेशन वगैरह अच्छे थे, सबके साथ अच्छे रिलेशंस थे, तो ऐसे इतना लोन उसने निकाल लिया। और फिर एट द एंड किंगफिशर इतने लॉसेस में निकल गया, इतने लॉसेस में निकल गया कि किंगफिशर डूब गया। अभी प्रॉब्लम क्या हुआ, बैंक्स को इसकी भनक ही नहीं थी कि किंगफिशर इतने लॉसेस में है। ये समझा कब, जब उसने गोवा में इतनी बड़ी पार्टी दी, उसका जब 60th बर्थडे था और जब गोवा में इतनी बड़ी पार्टी हुई, तब बैंक को समझा कि यार इधर तो ये सैलरी पे नहीं कर पा रहा है, इधर तो ये एयरपोर्ट के चार्जेस पे नहीं कर पा रहा है, इधर तो ये एयर हॉस्टेसेस या इसके एम्प्लॉइज की सैलरी पे नहीं कर पा रहा है, और इधर तो ये इतना खर्चा कर रहा है। तो सब बैंक ने उस पर केस फाइल करना चालू कर दिया कि भाई हमारा पैसा वापस ला, तू तेरा ये पैसा ऐसे पार्टीज वगैरह में वेस्ट कर रहा है, तो तेरा पैसा बिजनेस में यूज कर। जब उन लोगों ने केस फाइल किया उसके 1 महीने के अंदर अंदर ही, तो जो भी लोन था तब लोन का अमाउंट ना 6-7 हजार करोड़ रुपए प्रिंसिपल अमाउंट था, और उस पे का इंटरेस्ट मिला के 9,000 करोड़ हो रहा था। तो विजय माल्या ने बोला था कि देखो मैं 9,000 करोड़ तो पे नहीं कर पाऊंगा, तुम्हें चाहिए तो मैं प्रिंसिपल पे कर सकता हूँ। मतलब कितना पे करने के लिए रेडी था वो, 6-7 हजार करोड़ पे करने के लिए रेडी था, बट बैंक्स ने उसको रिजेक्ट कर दिया। बैंक ने बोला हमें चाहिए तो पूरा ही, और इसके नाद में विजय माल्या भाग गया, और अभी तब से लेके वो यूके में ही है। अभी का आंकड़ा किसी को नहीं पड़ा, मतलब इंटरेस्ट बढ़ के तो बहुत ज्यादा हो गया। तो बहुत लोग ऐसे बोलते कि तभी बैंक्स ने एटलीस्ट 6-7 हजार करोड़ रुपए एक्सेप्ट कर लेने चाहिए थे, अभी तो उसके नाम में 1 रुपया भी नहीं मिल रहा है। बट ये स्कैम्स क्या होते हैं, स्कैम्स मतलब ऐसे तुम एकदम सस्पेंस वाली स्टोरी मत एक्सपेक्ट करो। इसमें किया क्या जाता है बेसिकली, तुम बिजनेस के नाम में इतना पैसा रेज कर लेते हो। अभी ये जितना भी पैसा है 9-10 हजार रुपए करोड़, ये डूबे किसके, बैंक के डूबे, अलग अलग बैंक के पास पैसा किसका है, पब्लिक का पैसा है। मतलब ये अपने जैसे लोगों का डूबा हुआ पैसा है। तो अभी मैम अपने किधर डूबे, अपने पैसे तो अपने पास ही है, बट बैंक्स क्या करती है, मैं मेरे पैसे बैंक के पास डिपॉजिट रखती हूँ, और ये डिपॉजिटेड पैसा बाकी आगे बैंक लोन पे दे देती है। तो ये डूबा किसका एट द एंड पैसा, ये आम जनता का पैसा डूबा हुआ है। तो ये विजय माल्या का जो केस सिनारियो है, ये विजय माल्या ने पहले ऑफर दिया था सामने से कि भाई मैं 7,000 करोड़ रुपए भरता हूँ,
बट अपने बैंक ने बोला कि नहीं, मेरे को 7,000 नहीं चाहिए, मेरे को पूरा के पूरा पैसा चाहिए। उसके नाद में विजय माल्या भाग गए। अभी वो जो भी है, अभी वो यूके में है। अभी जब तक विजय माल्या इंडिया में नहीं आते तब तक अपन उनके अगेंस्ट कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अभी भी उन्होंने पीछे ऑफर दिया था कि मैं इतने पे करता हूँ, बट अपने बैंक इस पे अटके हुए हैं कि नहीं, हमें चाहिए तो पूरा ही पैसा चाहिए। तो अभी देखेंगे कितना रिकवर हो पाएगा, बट अब तक तो ऐसा कुछ रिकवर नहीं हुआ है। उनके प्रॉपर्टीज लंदन में वगैरह, इंडिया के जो भी प्रॉपर्टीज थे ना वो सब सीज्ड है। मतलब इंडिया की जितनी प्रॉपर्टीज है बैंक ने अपने ताबे में ले लिए हैं। लंदन के वगैरह प्रॉपर्टीज ले सकते हैं क्या? उसकी अथॉरिटी ही नहीं अपने इंडिया के पास, तो वो तो नहीं ले सकते हैं। इसके बारे में इन डिटेल वीडियो में तुम्हें कल दिखाती हूँ, ये प्रोजेक्टर वगैरह सेट करके। ओके, डन फॉर द डे। कौन सा चैनल बोला रे सब?